नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। एक देश एक चुनाव आखिरकार संसद में पेश हो ही गया और अब इसे जेपीसी को भेजा गया है। इस बिल के पास होने से देखिए कई फायदे हैं तो कई चुनौतियां भी हैं। चलिए, तो वन नेशन वन इलेक्शन और कब होगा इम्प्लीमेंटेशन, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तनुज जी आपसे करूंगी। तनुज जी, मुझे ये चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे इसलिए भी करी है क्योंकि देखिए जो कुछ भी आया उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके पीछे। फिलहाल एक चीज हुई कि एक बिल पेश होता है, उसके बाद वो जेपीसी को भेजा जाता है, सारे प्रावधान हैं। आज भी जो पूरा विपक्ष है वो नाखुश है और वो एक बात कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला क्यों कर रहे हैं इसको लाकर। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो भारत के संविधान के ऊपर ही आधारित देश का पहला चुनाव भी हुआ था। देश का पहला चुनाव सन 1952 में संपन्न हुआ था और 1952, 57, 62 और 67 यानी 20 साल 4 चुनाव इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर ही आधारित थे। बाद में जो भी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बने और देश में अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव की जो नीति है उसमें महज अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A इन दो के अंदर महत्वपूर्ण संशोधन होना है। एक आर्टिकल 82A राज्यों को ताकत देता है और आर्टिकल 324A जो है केंद्र सरकार को ताकत देता है राज्यों के अधीन। तो इस तरीके से दोनों आर्टिकल से मुख्य रूप से बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही 3 और आर्टिकल्स हैं जो वे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें आर्टिकल 327, आर्टिकल 172 जो है डिसोल्यूशन के लिए स्पेसिफाइड किया हुआ है और इसका स्पेसिफिकेशन राखी जी अगर हम इस तरीके से समझे तो जो एक सरकार होती है 5 वर्ष की किसी भी राज्य में, उसको डिसॉल्व करने के संबंध में आर्टिकल 172 जो है बना हुआ है। इसी के साथ में आर्टिकल 356, ये महत्वपूर्ण 5 आर्टिकल्स जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं राखी जी, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इनके संशोधन के बिना मुझे नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा, क्योंकि इनमें किसी में राज्य की स्वीकृतियों की आवश्यकता है और इन सब के ऊपर एक इस देश में कानून भी है। उस कानून का नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये सब महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए, बीच में रोकूंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है और मुझे ऐसा लगता है तनुज जी वो सवाल को थोड़ा सा मैं आपसे ही पूछूंगी और उसको फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। मुझे एक बात इस चर्चा में समझ में नहीं आ रही। संविधान पे कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, हम भी संविधान की चर्चा पे थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ। एक बात आज निकल कर आ रही है कि बिना किसी संशोधन के ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपने भी कहा, तो ये दोनों ही जब समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, प्रावधान है, तो फिर लड़ाई संविधान को लेके इनकी आपस में क्यों है? क्या विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो आ तो देश के लिए रहा है, लेकिन सरकार किसकी है, कहां से आ रहा है? क्या इस बात की लड़ाई? संशोधन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तभी अभी तक 106 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हो चुके हैं और निश्चित रूप से ये सरकार ने एक जो कमेटी बनाई, जो हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, उनका एक प्रश्न था कि और कौन चौधरी जी के अलावा और कौन उसमें थे, तो गुलाम नबी आजाद भी उसमें थे, हरीश साल्वे जी भी थे, ऐसे कई प्रबुद्ध जन कमेटी में थे। और देखिए, कमेटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए था तो जब कमेटी बनाई गई और कमेटी का कार्य शुरू हुआ, वो किसी से छुपा हुआ कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य था, सबके जानकारी में था, तभी उस पर आपत्तियां आनी चाहिए थी। रही बात संशोधनों की, तो जो आर्टिकल्स में संशोधन की आवश्यकताएं हैं उसको मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में विस्तृत रूप से बताया है। और संशोधन में देखिए, कुछ भी कार्य में थोड़ी परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद जल्द कुछ ना कुछ हल भी निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 10 सदस्य लोकसभा के
और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ऐसे में वे भी जो कमेटी का जिस तरीके से पहले प्रायर एक कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है और अब एक कमेटी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी काम करेगी, वो भी कहीं ना कहीं तार्किक रूप से कोई समाधान की तरफ बढ़ेगी। और अब मसला ये नहीं बचा है, ये बहुत जरूरी समझना कि ये बिल पास होगा कि नहीं। ये बिल पास हो चुका है, इसको बहुमत मिल चुका है। अब यहां इससे आगे की बात करना ज्यादा आवश्यक है कि अब जो संशोधन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरीके से होंगे और उसमें कितना समर्थन राज्यों का और सरकारों का मिलेगा। राखी जी, कुछ बातों का जवाब तो तनुज जी के जो अपने लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने दिया है। मेरी बात रखी, पर सबसे बढ़िया मैं तनुज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत खुल के बात रखी। ठीक है, चलिए बीबी शर्मा जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैं तनुज जी की बात को फॉलो करना चाह रहा था। उन्होंने बोला गुलाम नबी आजाद साहब बीच में शामिल थे, तो क्या गुलाम नबी आजाद साहब का झुकाव आपको सबको मालूम नहीं है? किस तरफ था, किस पार्टी उन्होंने तरफदारी करी? क्या बता विपक्ष, गुलाम नबी आजाद साहब क्या बचा विपक्ष में, क्या बचा बताइए। विपक्ष के नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद 2000 इम्प्लीमेंट होने में तनुज जी ने खुद कहा कि कई विधेयकों में कई जो है उसमें संशोधन की जरूरत है पड़ेगी, तो पहले वो संशोधन होगा, उसके बाद ही ये बातें आगे आ पाएंगी। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक सवाल जिसका तर्ज बना है वो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण जो तनुज जी ने बताए हैं उसके भी पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो हाँ, एक बात तो है, ये सवाल वाकई बना रहेगा कि ये राह जो है वो आगे कैसे आसान होगी।